हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे आयन इम्प्लांटेशन प्रोसेस। ठीक है, हमने इससे पहले देख लिया था डिफ्यूजन प्रोसेस के दो तरीके होते हैं। एक आपका थर्मल डिफ्यूजन होता है, दूसरा तरीका आपका होता है आयन इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो टोटल मिला के दो तरीके। तो थर्मल डिफ्यूजन के बाद अब हम देख रहे हैं आयन इम्प्लांटेशन प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, कैसे ये थर्मल डिफ्यूजन से अलग है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो हमारा है वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। ये हमारा आयन सोर्स है। ठीक है, इससे आपके आयंस निकलेंगे, तो सारे आयंस आपके यहाँ से निकलने वाले हैं। ये आपका मैग्नेटिक एनालाइज़र है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी वो भी देखेंगे, ये करता क्या है वो भी देखते हैं। यहाँ पे आपकी स्लिट्स हैं। ये स्लिट कुछ इस तरीके से हैं कि जो भी यहाँ पे आयन आएगा, इन स्लिट से जो टकराएगा वो आगे नहीं जा सकता, पर जो इनसे नहीं टकराएगा वो आगे चला जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेटर क्या करता है? एक्सेलरेटर आपका जो भी वहाँ से आयन बीम आ रही होगी उसे एक्सेलरेट करने के लिए काम आता है। ठीक है, होता क्या कि मैग्नेटिक एनालाइजर के पास हो सकता है उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाए, तो उसकी स्पीड को वापस से काइनेटिक एनर्जी देने के लिए उस आयन को हम यहाँ पे एक्सेलरेटर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पे डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं, XY डिफ्लेक्शन प्लेट्स। ठीक है, जो आप CRO के बारे में जानते हैं, तो CRO भी एक सिंपल एक छोटी सी बीम होती है, एक आयन होता है, एक इलेक्ट्रॉन बीम होती है। तो उसमें जो छोटी सी जो बिंदु आप देखते हो, कभी CRO में आपने देखा होगा, तो आपको इस तरह की डॉट दिखती है। वो तो हम टाइम पर डिवीजन को जो बढ़ाते हैं या कम करते हैं, तो आप देखेंगे कि वो वेव पूरी स्ट्रेट ऐसे ऐसे बन जाती है, और उसी के ऊपर आपको फिर ऐसे वेव भी दिखने लगती है अगर आपने उसे ऑसिलेटर के थ्रू कोई सिग्नल दिया है तो। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ से जो बीम जाती है, अब ये मेरा सिलिकॉन वेफर है। सिलिकॉन वेफर यहाँ पे मेरे को मान लो, यहाँ पे मुझे आपको N टाइप के आयंस डालने हैं। ठीक है, ये नीचे P टाइप का वेफर था, यहाँ पे मुझे N टाइप के आयंस डालने हैं। तो यहाँ से जो भी आयन बीम आ रही होगी उसमें N टाइप की इम्प्योरिटी होगी। तो N टाइप की इम्प्योरिटी जो आएगी वो सीधा तो आएगी, अगर मान लो ये डिफ्लेक्शन प्लेट आपके नहीं होंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट एक ही जगह पर जाएगी। पर आप चाहते हो कि पूरी इसकी स्कैनिंग हो, कि मतलब वो जो आपका आयन बीम है वो पूरा इस पूरे पे आए, इस पूरे पे। ठीक है, इस पूरे पे अगर आप चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफ्लेक्शन प्लेट की मदद लगेगी ताकि आप पूरे पे स्कैन कर सको। अगर आपको लार्ज एरिया पे उसे ब्रश की तरह पेंट करना हो तो आप इनकी मदद लेते हैं, XY आपकी डिफ्लेक्शन प्लेट्स की। पर अगर आप छोटे से रीजन पे काम करना चाहते हैं तो फिर इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इस छोटे से रीजन पे आप कर सकते हो। पर अगर आपको उसे ऐसा पेंट की तरह ऐसे चारों तरफ फैलाना हो, ज़्यादा डिस्टेंस पे या ज़्यादा एरिया में उसे फैलाना हो पूरे N टाइप के बीम आपके इम्प्योरिटीज़ को, तो आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है, जो कि जिनको बोला जाता है XY डिफ्लेक्शन प्लेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है, पूरा प्रोसेस जान लेते हैं। पूरे प्रोसेस में देखिए क्या हो रहा है कि आपके आयन सोर्स से आयंस निकल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करी जाए तो इसके पूरे प्रोसेस को हम 4 पार्ट्स में बांट सकते हैं। ठीक है, हमारा आयन इम्प्लांटेशन प्रोसेस, उसको पूरे हम 4 पार्ट में बांट सकते हैं। और वो क्या क्या 4 पार्ट हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका है आयन स्कीम, आयन स्कीम। सेकंड आपका है मास सेपरेटर, मास सेपरेटर या फिर मास सेपरेशन, मास सेपरेशन लिख लेते हैं इसे, ये आपका है मास सेपरेशन। और थर्ड आपका है एक्सेलरेटर, बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक्सेलरेटर। और चौथा आपका है XY स्कैनिंग। स्कैनिंग वाला पार्ट मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिया, एक्सेलरेटर वाला पार्ट भी बता दिया, ये दोनों सिंपल है। मेन जो इसमें कंसेप्ट लगता है वो मास सेपरेटर का लगता है, मास सेपरेशन का। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है, इसमें अगर मुझे N टाइप का यहाँ पे वेल बनाना है, कुआं बनाना है P टाइप के, उसमें यहाँ पे N टाइप की इम्प्योरिटी अगर इंट्रोड्यूस करनी है, तो इस बार आपका नॉर्मल थर्मल डिफ्यूजन नहीं होता है, जिसमें कि आपको टेम्परेचर बहुत हाई करना पड़ता था, 1200-1000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस बार आप उस काम को रूम टेम्परेचर पे भी कर सकते हैं। बस आपको जो पूरा अरेंजमेंट लगेगा वो इस तरीके का लगेगा। इसमें आपको एक आयन सोर्स चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से आयन सोर्स होगी, आयन बीम यहाँ से निकलेगी, तो आपको आयन बीम लेनी पड़ेगी जो कि कॉस्टली पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके आयन सोर्स निकलेंगे। अब आपका जो आयन सोर्स निकल रहा है, एक्चुअली वो डोपेंट सोर्स जो आपका होता है वो खाली फॉस्फोरस या बोरोन नहीं होता। ठीक है, अगर बात करें तो सिर्फ ये नहीं होता है, वो कंपाउंड एलिमेंट होता है। ठीक है, तो आपका जो कंपाउंड एलिमेंट लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम PS3 ले लें, PH3 ले लें, ठीक है, या कोई और ले लें, दूसरा बोरोन के लिए भी कुछ एलिमेंट होगा, कंपाउंड होगा। तो उस कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने PS3 की बात कर रहा हूँ, तो होता है क्या है कि इसमें से जो आयंस निकलेंगे वो इसके भी होंगे, इसके भी होंगे। ठीक है, तो आपके जो आयंस निकलते हैं, यहाँ से जो आयंस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उसमें
पी टाइप की इम्प्योरिटी के अलावा दूसरी इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। दूसरे आपके कंटेमिनेंट्स भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन के हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, इनकेस अगर कंपाउंड कुछ और होता तो होगा क्या कि जब आयन बीम आपकी निकलेंगी तो यहाँ से आपकी आयन बीम निकल रही हैं, ठीक है। एक्चुअली मैंने ये सब बता तो अलग अलग सा रखा है, पर इसमें हो सकता है कि ये सब कंबाइंड एक ही साथ जा रही हों, ठीक है। आपकी एक ही रे भी हो सकती है, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे 3 यहाँ पे कॉलम बना रखे हैं, ये हो सकता है एक ही कॉलम, ठीक है, कि आयन बीम बिल्कुल कंसनट्रेट होकर जा रही है, ये इतनी चौड़ी ना हो, ठीक है। तो आपका अगर एक बीम जा रही है तो उसमें क्या होगा कि कई सारे पार्टिकल्स आयन्स जा रहे होंगे। अब वो अलग अलग मास के होंगे, किसी का मास ज़्यादा होगा, किसी का मास कम होगा, पर मुझे तो सिर्फ वो मास वाला चाहिए जिसका मास फॉस्फोरस वाला इम्प्योरिटी वाले जो आपके आयन्स होंगे वो मास वाले चाहिए बस, ठीक है। हाइड्रोजन जो आपके इम्प्योरिटीज़ होंगी हाइड्रोजन वाली आयन्स वाली, वो मास वाले नहीं चाहिए। अब हाइड्रोजन का मास अलग होगा, फॉस्फोरस का अलग होगा। मान लो यहाँ पे 3 कंपाउंड होते हैं साथ में, 3 एलिमेंट्स होते हैं एक ही कंपाउंड में, तो 3 अलग अलग तरह के मासेस होते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने यहाँ पे इम्प्योरिटी सिर्फ फॉस्फोरस की चाहिए, बाकियों की नहीं चाहिए। तो आपका मास ये जो यहाँ पे सेपरेशन वो इस एरिया में हो रहा है जिसका नाम है मैग्नेटिक एनालाइज़र। मैग्नेटिक एनालाइज़र ये काम करेगा। मैग्नेटिक एनालाइज़र क्या करेगा कि आपके जितने भी जो भी मास के आ रहे होंगे उन सबको एक यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की जाएगी। अब यहाँ पे जो भी आपकी बीम जा रही है उनके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो होगी, तभी वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। अब साथ में आपने मैग्नेटिक फील्ड भी दे दी है, तो होता है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आती, ठीक है, ये जो डिफरेंट मास के आपके यहाँ पे जो आयन्स जा रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अपना अलग अलग बिहेवियर दिखाएंगे, ठीक है। अब हो सकता है कोई मास, किसी का मास ज़्यादा हो, किसी का मास कम हो, तो कोई लाइटर आयन्स होंगे, कोई आपके हैवियर आयन्स होंगे, कुछ बीच के आयन्स होंगे, ठीक है। अब मेरा डिपेंड करता है मेरा फॉस्फोरस कौन से लाइटर आयन का है कि हैवियर का है कि बीच में कहीं आता है। हम यहाँ पे मान के चलते हैं बीच में आता है, ठीक है। तो होगा क्या कि जो लाइटर आयन्स होंगे, अब होगा क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, बेंड करेगी आपके आयन्स, हाँ, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इन आयन्स को बेंड करेगी, ठीक है। अब किस हिसाब से बेंड करेगी, किसको कितना बेंड करेगी, वो डिपेंड करेगा कि आयन का मास कितना है, ठीक है। तो आपके जैसे आपका जो आयन सोर्स है, यहाँ से फॉस्फोरस आयन्स भी जा रहे होंगे, आपके हाइड्रोजन के आयन्स भी जा रहे होंगे, उन सबका मास अलग होगा। तो अगर मान लेते हैं फॉस्फोरस आयन्स का जो मास है वो बीच में आता है, कहीं मिडिल में आता है, और बाकी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनका या तो मास ज़्यादा है या तो कम है, ठीक है। उससे तो होगा क्या, जो हैवियर आयन्स होंगे आपके, तो ये जो मैग्नेटिक एनालाइज़र है ये क्या करेगा, ये अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड जैसी इसकी आएगी, इसके मैग्नेटिक फील्ड के आते ही या इसके मैग्नेटिक फील्ड में जैसी आयन बीम्स आएंगी, तो जो अलग अलग मास के आपके आयन्स होंगे वो अपना रास्ता बदल लेंगे, मतलब उनमें एक कर्वेचर आएगा, मतलब राउंड से घूमेंगे, और उनका जो राउंड घूमना होगा वो डिपेंड करेगा उनके मास में। जिसका मास ज़्यादा है वो थोड़ा लंबा कर्वेचर लेके घूमेगा, ठीक है। ये ऑब्वियस है, ये थिंकिंग हम जान सकते हैं। जो जितना ज़्यादा भारी होगा उसको थोड़ा मुड़ने में टाइम लगेगा, ठीक है, पर जो जितना हल्का होगा वो जल्दी रोड आपका एक तरह से टर्न कर सकता है, ठीक है, वो जल्दी से चक्कर एकदम से घुमा लेगा अपना। तो ये जो लाइटर आयन है ये आपका बहुत जल्दी बेंड कर जाएगा। जो बीच के मिडल वाले आयन्स होंगे जिनका वेट बीच में मिडल में आता होगा वो थोड़ा लाइटर आयन्स के बाद जाके घूमेंगे कर्वेचर में, रेडियस ऑफ कर्वेचर उनका ज़्यादा होगा थोड़ा, और जो हैवियर होंगे उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर और ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक एनालाइजर का काम क्या है, ये मास सेपरेशन कर रहा है। ये क्या कर रहा है कि अलग अलग मास वाले आयन्स को अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर पर घुमा रहा है। तो जो ज़्यादा वाले हैं वो ऊपर से निकल रहे हैं, जो लाइटर हैं वो नीचे से, और जो बीच वाले हैं वो बीच से। अब आप पे डिपेंड करता है आप किसको पास कराना चाहते हो, क्योंकि आपने सभी इम्प्योरिटी आयन्स जो थे उनके डिफरेंट मासेस होने की वजह से उन सबको सेपरेट कर लिया। तो सेपरेट कर लिया, अब आप फॉस्फोरस को अगर पास मतलब क्रॉस कराना चाहते हो, पार कराना चाहते हो, तो मान लेते फॉस्फोरस वाला बीच से जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, स्लिट यहाँ पे लगा दूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा। उससे होगा क्या, जो लाइटर और हैवियर आयन्स होंगे वो पार नहीं करेंगे, पर आपका जो बीच वाले जो फॉस्फोरस आयन्स होंगे वो पार कर जाएंगे, मतलब वो आगे आएंगे, ठीक है। मतलब इसके बाद जो मुझे आयन्स दिखेंगे आगे वो सिर्फ बीच वाले दिखेंगे, ये आगे जाएंगे, ये आगे फ्लो करेगा, बाकी नहीं करेंगे, ठीक है। पर अगर मान लेते हैं अगर फॉस्फोरिक आयन्स मेरे अगर थोड़े लाइटर आयन्स होते तो फिर मैं यहाँ पे स्लिट न लगाता, इन दोनों पे लगा देता और वो वाला इधर आ जाता, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है मेरा जो आयन स्पीशीज़ है वो कौन सी वाली है, मैं किसको पार कराना चाहता हूँ। अब यहाँ से एक्सेलेटर क्या करेगा, अब बीच में थोड़ी सी बेंडिंग हुई है, वहाँ पे थोड़ी सी स्पीड थोड़ी कम हुई होगी क्योंकि टर्न हुआ है, तो थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी का जो भी थोड़ा बहुत लॉस होगा वो यहाँ से वापस से रिकवर हो जाएगा। एक्सेलेटर क्या करेगा कि आपके जो आयन बीम्स है उनको एक्सेलरेट कर देगा स्ट्रेट पाथ पे, ठीक है। अब वो एक्सेलरेट हो क्या कि बड़ी तेज़ी से ये आपके आ रहे हैं आयन बीम्स फॉस्फोरिक वाले, बाकी आपने
हटा लिए। तो आपके जो कंटेमिनेंट्स थे, मतलब जिनको आप नहीं चाहते थे वेफर तक आए, उनको आपने यहीं पे रिमूव कर लिया मास सेपरेशन वाले आपके सेक्शन में। तो पहला सेक्शन आयन स्कीम क्या था कि यहाँ आयन स्कीम, ये आयन स्कीम है कि आपने आयन बीम यहाँ से निकाली है, आयन सोर्स होगा कुछ, यहाँ से आपने आयन्स निकाले हैं, वो आयन स्कीम वाला सेक्शन है। दूसरा आपका है मास सेपरेशन आपका यहीं पे हो गया मैग्नेटिक एनालाइजर के पास, और यहाँ पे स्लिट से आपने मास सेपरेट कर दिया और ये आगे वाला जो जाना चाहिए था वो चला गया आगे। एक्सीलरेटर का काम किया, वापस से एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना, जो भी आपके आयन्स जा रहे हैं उनके। और आपके यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाली, इनका काम ये है कि जो भी आप बीम दे रहे हो वो यहाँ जाएगी, पर वो जब जारी होगी तो वो पूरे सरफेस पे ऐसे ऐसे करके मूव करेगी। मतलब कि वो कुछ पर्टिकुलर रीजन पे ही आपका, यहाँ पे आपका जो आयन्स होंगे वो पूरे यहाँ पे पूरे उसमें फैलेंगे। ठीक है, आपके XY डिफ्लेक्शन प्लेट्स पे वो सब कुछ डिपेंड करेगा। CRO में भी ये XY डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं जो आपके बीम को मतलब पूरे इस एरिया में स्कैन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपके आयन बीम स्कैन होगी और आपका यहाँ पे पूरा का पूरा जो एन टाइप है वो बन जाएगा। ठीक है, आपने आयन छोड़ दिया एन टाइप वाले, अब वो जब जाएंगे अंदर तो जब वो सरफेस को पेनिट्रेट करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा वो अपने एनर्जी को लॉस कर जाएंगे उसी सरफेस के अंदर, और वो एक जगह पे जाके रुक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जितनी उनके पास सफिशिएंट एनर्जी होगी उतना ही वो आगे जा पाएंगे, उसके बाद जाके वो रुक जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे पूरा यहाँ पे आपके एन टाइप के कंटेमिनेंट्स आ सकते हैं। डिफ्यूजन, थर्मल डिफ्यूजन, नॉर्मल थर्मल डिफ्यूजन में ये दिक्कत थी कि उसमें दूसरे कंटामिनेंट्स भी आ सकते थे, इसमें वो दिक्कत हट जाएगी और ये रूम टेम्परेचर पे ही ये काम कर लेगा, जबकि उसमें आपको काफ़ी हाई डिग्री टेम्परेचर देना पड़ता था। और हाई डिग्री टेम्परेचर देने से आपके क्या होते हैं कि अंदर के जो वेफर्स के जो स्ट्रक्चर होता है उसमें भी डिफॉर्मिटीज़ आती हैं, मतलब उसमें भी चेंजेस आते हैं। तो वो चेंजेस ना आए, उससे बचने के लिए आप आयन इम्प्लांटेशन में जा सकते हैं। ठीक है, उसमें एक तो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि कंटेमिनेंट्स हट जाएंगे, दूसरा आपको उतना हाई टेम्परेचर पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप रूम टेम्परेचर पे भी ये काम करवा सकते हैं। ठीक है, बस ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा महंगा पड़ता है, आयन बीम आपकी महंगी पड़ती है, इस वजह से ये थोड़ा कॉस्टली प्रोसेस है, पर ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से आपका पूरा सेपरेशन हो जाएगा, आपको बिल्कुल एकदम काफ़ी हद तक कह सकते हैं प्योर मिलेगा। यहाँ पे आपका एन टाइप का सेमीकंडक्टर ही मिलेगा, यहाँ पे एन टाइप की डोपिंग ही होगी, बाकी नहीं होने वाला। ठीक है, बाकी जो भी हाइड्रोजन होगा या बाकी दूसरी कोई गैसेज होंगी वो सब यहाँ पे आने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि आपने मास सेपरेशन यहीं पे कर दिया है। ठीक है, और जिसको आना चाहते थे कि जो आए उसे आपने अलाउ करा, बाकी को आपने नहीं आने दिया। तो यही था आपका पूरा का पूरा आयन इम्प्लांटेशन। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।